हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है दोस्तों। इसलिए अब जो है कड़ी मेहनत के साथ हमें और आपको लग जाने चाहिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ। तो आइए डेली बाय डेली हमारे साथ जुड़ करके फिलहाल अपने जीके की स्थिति को बेहतर और मजबूत करते हैं। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्रतिदिन आप हमारे साथ 8 बजे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग लगातार और डेली बाय डेली अपने क्लासेस रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं जीके जीएस, जो कि आपके पास 40 नंबर के क्वेश्चंस बीपीएससी में टीआरई में पूछे जाते हैं। उसमें से जो 20 से 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन होते हैं वो जीके का और जीएस का होता है। साइंस और जो आपके पास सामान्य विज्ञान है और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन प्रश्नों को देखेंगे। टॉप 20 डेली बाय डेली क्वेश्चंस हम लोग देखते चलेंगे प्रतिदिन 8 बजे शाम को। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक डैश है। बहुत ही कंफ्यूजनल क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि रक्त का जो भाग है उसमें एक प्लाज्मा होता है। यह प्लाज्मा निम्नलिखित में से क्या है? कोशिका है, उत्तक है, मांसपेशी है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऐसे में आपके पास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक क्या है, यानी कि प्लाज्मा रियल में है क्या? तो दोस्तों प्लाज्मा एक प्रकार की तरल है, यानी कि तरल अर्थात ये द्रव के रूप में पाई जाती है। दिए गए ऑप्शन में कहीं भी आपको तरल या द्रव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई प्रश्न इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लगातार हमारे सेशन के साथ जुड़िए प्रतिदिन 8 बजे और सेशन का लुत्फ उठाइए और ऐसे हंसते खेलते अपने जीके और जीएस को स्ट्रॉन्ग करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत का चालन मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा? तो केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा या केवल होल के द्वारा? दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके पास चालक वस्तु होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह होता है। लेकिन अर्धचालक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का भी सतत प्रवाह होता है और उसमें होल, यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के माध्यम से जो होती है चालकता पाई जाती है अर्धचालकों में। तो प्रश्न आपके सामने था कि जो एक अर्धचालक होता है उसमें विद्युत का चालन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, तट रेखा में परिवर्तन होती है, या यूं कहें कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। तो तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप यानी कि विश्व का जो तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? तो दोस्तों ध्रुव के बर्फ पिघलेंगे, ऐसे में समुद्र तल की में वृद्धि होगी। फसल के स्वरूपन में भी परिवर्तन आएगा, ये भी सही है। तट रेखा में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि बर्फ पिघलने से जो रेखाएं होंगी, जो समुद्री इलाके होंगे या वहां से ये धीरे धीरे अप हो जाएंगी। ऐसे में तट रेखा का परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि वैश्विक तापमान के फलस्वरूप यानी कि वैश्विक रूप से तापमान बढ़ने से उपर्युक्त सभी घटनाएं घटित होंगी। आइए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल गौर से देखिए। जितना इसको देखिए नहीं, याद न करिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए बारीकी से प्रश्नों को। गुण सूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? प्रश्न है कि गुण सूत्र में जो क्रोमैटिड्स होते हैं जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं, उस बिंदु का नाम क्या होता है? ठीक है, तो सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि इसको सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। तो गुण सूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर आकर संलगित होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपनी प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। याद रखेंगे, जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे जीवों को हम लोग विलुप्त मानते हैं जो मुख्य रूप से कितने वर्षों तक लगभग नहीं देखी जाएंगी, तो उनको हम लोग जो है विलुप्त मान लेंगे। 15 वर्ष ऑप्शन है आपके सामने, 25 वर्ष, 40 वर्ष, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी प्राकृतिक जीव जो है विलुप्त माना जाएगा वह उस कंडीशंस में जब वो लगभग 50 वर्ष हो गए होंगे और 50 वर्षों से वह हमें दिखाई नहीं दिया होगा। ऐसे में इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है।
यानी 50 वर्षों तक कोई अगर जीव नहीं दिखाई देता है प्रकृति में, तब उसको विलुप्त मान लिया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर मस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? गोताखोर के द्वारा जो समुद्र में जब गोता लगाते हैं वो लोग, तो उस समय वो लोग सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। ऐसे में सिलेंडर में कौन से गैस भरे जाते हैं या किस गैस के माध्यम से गोताखोर लोग समुद्र में आसानी पूर्वक सांस ले पाते हैं, ये प्रश्न आपके सामने एक पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6ठे का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा हीलियम को मिला करके वे लेकर के जाते हैं दोस्तों, और ऑक्सीजन और हीलियम वाले सिलेंडर के माध्यम से गोताखोर जो है समुद्र में सांस ले पाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 6ठे का बी इसका सही आंसर था। देख लीजिए, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौनवीं बार बजट पेश किया है? याद रखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 जो है पेश कर दिया गया है हमारे संसद में, और उसमें संसद लोकसभा में, और उसमें बताया गया है कि सीतारमण जी ने जो है केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। अगर देखा जाए तो सीतारमण ने ये कौनवीं बार बजट इन्होंने पेश किया है? सही है 7वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा हटाता है? दोस्तों जो कोई भी कपड़ा या किसी भी प्रकार की कोई चीजें हैं, अगर उस पर ग्रीस लगा है तो ठीक है, तो ग्रीस लगा है तो उस पर आप साबुन अगर रगड़ते हैं तो साबुन रगड़ने की वजह से वह ग्रीस जो है हट जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि साबुन ग्रीस से किस क्रिया विधि के द्वारा हटाया जाता है? ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उस विधि को दोस्तों पायशीकरण के नाम से जानते हैं। तो साबुन ग्रीस को किस विधि से हटाता है, यह प्रश्न कभी होता है तो पायशीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिले होंगे जब आपने एग्जाम्स दिए होंगे या फिर एग्जाम्स देने वाले होंगे, तो ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? ठीक है, सबसे पहले इन सभी का हम लोग यौगिक सूत्र लिखेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, ठीक है। इसमें से कौन ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है? इसमें तो ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कुछ नया उसमें जोड़ने की जरूरत पड़े तो आप जरूर हमें अपना सजेशन दीजिएगा। आपकी सजेशन हमारे लिए आदरपूर्वक जो है स्वीकार किया जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1940। तो मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने की प्रस्ताव रखी गई या पारित किया गया? तो सन 1940 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? सबसे तो पहली बात यह है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 ईस्वी में। लेकिन इस सत्यशोधक समाज की स्थापना किया किसने? तो इस 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, आप याद रखिएगा, 11वें नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर देख रहे हैं और वो हैं ज्योतिबा फूले। याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देखते चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिएगा, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पुलिस सुधार से, वित्तीय सुधार से, राजनेताओं द्वारा अपराधियों की साठगांठ से। तो या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है, राजनेताओं द्वारा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इससे लाभान्वित होइए।
विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाएगा? ये प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर। तो दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस जो होता है वह मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका एंटी पार्टिकल के नाम से किसको जानेंगे? हम सभी जानते हैं कि परमाणु के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसको हम लोग जो परमाणु का मौलिक कण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर सही है। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी पार्टिकल के नाम से जाना जाएगा। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी कला है जिसे हम और आप ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं? प्रश्न है आपके पास, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? मथुरा कला, मधुबनी कला, गंधार कला। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है और 5वां ऑप्शन तो आप जानते ही होंगे, वो ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि जो ग्रीक बौद्ध कला है दोस्तों उसको हम और आप जो है गंधार कला के नाम से भी जानते हैं। 15 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि विद्युत अपघटन विधि के द्वारा निष्कर्षण नहीं होता है। अगर पूछा गया होता है किसका होता है तो याद रखेंगे ये तीनों के तीनों का विद्युत अपघटन विधि के माध्यम से निष्कर्षण होता है। नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबके सबका होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर, देखिएगा गौर से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानेंगे? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानेंगे, अगर यह प्रश्न आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम और बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? बिहार का वह कौन जिला है जिसे आप न्यूनतम साक्षरता वाला जिला के नाम से जानते हैं? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। याद रखेंगे बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और पुरुष साक्षरता में भी यह प्रथम स्थान पर होता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी हुई थी? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? सन 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति बनाई गई है। 19 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है और ये रहा 20वां नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बराबर की गुफाएं किस काल की हैं? निम्नलिखित में से वह कौन सा काल है जिसमें बराबर की गुफाएं जो है बनाई गई, अर्थात बराबर की गुफाएं किस काल की हैं? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह मौर्य काल की है। याद रखेगा, बराबर की गुफाएं किस काल की है, अगर यह प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात मौर्य काल में बराबर की गुफाओं का निर्माण हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन में जो 40 नंबर के जीके जीएस के सेशन होते हैं उसमें जो प्रश्न आपको आने वाले हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो जीके जीएस यहाँ पर आपको मैं प्रतिदिन 20 कराते चल रहा हूँ। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द बीपीएससी टीआरई 4.0 के आने वाले हैं। शुक्रिया, कल फिर जुड़ते हैं इसी समय।